क्या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्या ये सही समय है होम लोन लेने का और किस तरीके से हम होम लोन ले सकते हैं? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी चल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको होम लोन लेने के लिए लगेगा, चाहे आप सैलरी होल्डर हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। दोनों के लिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लगेंगे, एक प्रॉपर्टी लेने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चेक करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, वो पर्सनल डॉक्यूमेंट जो आपको लगेंगे। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट से 3 तरीके के डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। तो पहला है फोटो आईडी प्रूफ, दूसरा है एज सर्टिफिकेट, एज मतलब आपकी एज आइडेंटिफाई करने के लिए एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन लगता है, वो एज सर्टिफिकेट होता है, फिर आपका एड्रेस प्रूफ। ये 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों डॉक्यूमेंट में से हमको क्या क्या लगेगा। अगर मैं फ़ोटो आईडी की बात करूँ तो फ़ोटो आईडी में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। रेसिडेंशियल प्रूफ की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड भी कंसीडर होता है एड्रेस प्रूफ में। तो ये रेसिडेंशियल प्रूफ या एड्रेस प्रूफ के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ एज क्या होगा। प्रूफ ऑफ एज पैन कार्ड से भी पता होता है, पैन कार्ड से भी आप अपनी एज को बता सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी से बता सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट से बता सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से बता सकते हैं, इस तरीके का, या फिर 10th की मार्कशीट। ये आपके एज प्रूफ के लिए हो गए। अब हम जानते हैं कि जो लोन लेने जा रहे हैं हम, तो उसके लिए वहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और वो कहाँ कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं लोन के वो डॉक्यूमेंट जो दोनों लोगों के लिए कॉमन होगा, चाहे वो सैलरी होल्डर हो चाहे फिर या वो सेल्फ एम्प्लॉय है, दोनों के लिए वो डॉक्यूमेंट कॉमन होगा। तो सबसे पहले बात कर देंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये मिलेगा बैंक से। जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं होम लोन, जिस भी बैंक से आप लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट से होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं या ब्रांच से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, या उनके एजेंट से मिलके एक कॉपी आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 से 6 कॉपी तकरीबन लगता है हर एक बैंकों में, कुछ कहीं 4 लगता है, कहीं 5 लगता है, लगभग 6 कॉपी या 10 कॉपी तक तो आप करवा के अपने पास रखें। आईडी प्रूफ में मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट बताए थे उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में। रेसिडेंशियल प्रूफ में भी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा, चाहे वो 6 महीने का एटलीस्ट या फिर 1 साल का हो तो वेल एंड गुड होता है। कम से कम 1 साल का तो आप अपने पास रखें, ये मेरा सजेशन है। फिर लायबिलिटीज़, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है या कहीं से भी कुछ ले रखा है और उसकी ईएमआई आपकी चालू है मंथली, तो उसके वो बोलेंगे लायबिलिटीज़। तो वो लायबिलिटीज़ के भी आपका एक स्टेटमेंट रखना होगा जो बैंक को लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना होता है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपके पास है या आपके एसेट्स हैं तो वो आप उनको बता सकते हो कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरा इतना सेविंग है, मेरा ये इतना एसेट्स है, मतलब एज कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस तरीके का कोई भी प्रूफ होगा तो वो उसका स्टेटमेंट या उसका जो भी प्रूफ होगा वो आप बैंक को बता सकते हैं। अब बात करते हैं कि सैलरी पर्सन को होम लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये जो मैंने अब तक डॉक्यूमेंट बताए ये दोनों लोगों के लिए कॉमन है, चाहे सैलरी होल्डर हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये सिर्फ सैलरी होल्डर के लिए है। ये मेनली 2 टाइप के डॉक्यूमेंट है, ये आपको चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आपके लास्ट 3 to 6 मंथ की सैलरी स्लिप जो हमारे एम्प्लॉयर हमको हर मंथली देता है। फिर फॉर्म नंबर 16, ये भी आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिल जाएगा। जब आप एम्प्लॉयर को अप्रोच करोगे कि हम होम लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको फॉर्म नंबर 16 देगा। फिर फॉर्म नंबर 16 के बाद अगर आईटी रिटर्न आप भरते हैं तो आईटी रिटर्न अगर 3 साल का हो तो 3 साल का, नहीं तो 2 साल का एटलीस्ट, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर फॉर्म नंबर 16 है तो ये काम हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो बंदे खुद का बिजनेस करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उनके लिए कंपलसरी है आईटी रिटर्न। आईटी रिटर्न उनको 3 साल का आईटी रिटर्न चाहिए। अगर 3 साल का आईटी रिटर्न क्यों, 2 साल के आईटी रिटर्न पे भी बैंक के लोन दे देती हैं, लेकिन 3 साल का जब आईटी रिटर्न आप लेके जाते हैं तो आपको बैंक ज़्यादा स्टेबल मानती है और आपको लोन जल्दी मिलता है, प्लस जो ये इंटरेस्ट रेट होता है वो मिनिमम चार्ज होता है।
तो इस 4 का लोगों को लगता नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और लोन लेने जा रहे हो तो आप कम से कम 3 साल का IT रिटर्न बैंक को दे। इससे आपकी स्टेबिलिटी पता चलती है, आपके इनकम के सोर्सेस पता चलते हैं, प्लस आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम मिलता है। अब चालान आप या एडवांस जो हम IT रिटर्न भरते हैं, एडवांस टैक्सेस भरते हैं, वो एडवांस टैक्सेस का रिटर्न जो कॉपी रहेगा, चालान का जो कॉपी रहेगा वो कॉपी चाहिए होगी। जितना भी मिल सके मैक्सिमम कोशिश कीजिए 3 साल तो मिल जाए, इतना हमको देना होता है। प्रूफ ऑफ बिजनेस और उसका एड्रेस कहाँ पे है, किस टाइप का बिजनेस है, उसका आपको प्रूफ देना होता है। प्रूफ मतलब वो बैंक जाके आपको विजिट करती है, आपकी जगह पे जाती है कि भाई आपका किस तरीके का बिजनेस है, मंथली आप कितना टर्नओवर करते हैं ना, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो कैसा है, मतलब मार्केट में आप स्टेबिलिटी है क्या है, ये बैंक खुद फिजिकली जाके चेक करती है। इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, बस वो प्रूफ मांगती है कि भाई आपका बिजनेस क्या है, कैसा चल रहा है, आप मेरा इनकम का सोर्सेस आप मुझे दिखाइए। इस तरीके की चीज़ें वो बैंक आपसे डिमांड कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो जो प्रॉपर्टी के लिए रिलेटेड होंगे, जो प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं उस परचेज करने से पहले वो डॉक्यूमेंट हमको चेक करना होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हम लोन के टाइम पे हम बनवाते हैं, जैसे कि सेल डीड जो होता है वो हम जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उस समय हमें बनवाना पड़ता है, और ये वकील के थ्रू बनवाया जाता है। वकील को जब आप अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट वो बिल्डर के साइड से डिमांड करेगा कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं कि उनके पास से ये डॉक्यूमेंट ले आइए। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो आपको सेल डीड बनाएगा। फिर सेल एग्रीमेंट बनेगा, जिससे भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसके साथ में उसके आपने क्या नेगोशिएशन किया, क्या टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक एग्रीमेंट बनेगा। वो एग्रीमेंट भी आपको वकील बना के देगा। वो एग्रीमेंट आपके और बिल्डर के बीच में वो एक एग्रीमेंट होगा। फिर आप एडवांस पेमेंट करते हैं, जैसे कि आप जब होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 100% होम लोन तो मिलता नहीं है। कुछ बैंक के 90% आपको होम लोन देती है, कुछ बैंक ऐसी है तो जो 80% का देती है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट 10% 20% है वो आपको मतलब बिल्डर को देना होता है, जो भी प्रॉपर्टी ऑनर होता है उसको देना पड़ता है एज ए एडवांस पेमेंट। तो जो एडवांस पेमेंट देते हैं तो उसका आप चेक के थ्रू दीजिए, कोशिश कीजिए चेक के थ्रू देने के लिए। अगर वो अकाउंट में जमा कराता है तो अकाउंट में भी जमा भी करा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि चेक के थ्रू दीजिए। और फिर अपना स्टेटमेंट आप लीजिए कि मैंने ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, मैंने पे किया है, उसका एक प्रूफ वो भी बैंक आपसे डिमांड करेगी। अब जो प्रॉपर्टी होगी, जिस ज़मीन पे प्रॉपर्टी को बनाया गया है, जिस लैंड पे उसको बनाया गया है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी मिला हुआ है कि नहीं, वो लीगल है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी होता है। और और जो स्केच होगा, एक स्केच ड्राइंग होगा, वो मास्टर प्लान बोलेंगे। इस बिल्डिंग का मास्टर प्लान जो होगा वो मास्टर प्लान गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसे अप्रूव करा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ साल पहले आपने सुना होगा या आप अक्सर ये न्यूज़ में आता रहता है कि कहीं पे प्रॉपर्टी 10 माले की एक बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने उसे 10 माले बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी होती है, लेकिन बिल्डर क्या करते हैं, 1-2 माला एक्स्ट्रा बना देते हैं। अब उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने 11th फ्लोर पर फ्लैट खरीदा और उस बिल्डिंग का परमिशन सिर्फ 10th फ्लोर तक का है, तो आपको तो लॉस हो गया क्योंकि वो तो इनलीगल प्रॉपर्टी हो गई। तो बैंक ने उसे चेक किया नहीं किया हमको क्या पता, लेकिन प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं तो पूरी ज़िंदगी की कमाई डाल रहा हूँ, तो मुझे चेक करना होगा कि भाई वो जो बिल्डिंग का प्लान है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है क्या, उसको एनओसी मिला हुआ है क्या, ये डॉक्यूमेंट हमको चेक करना पड़ता है। खुद जाके उस बिल्डर से मिलके भाई आपका जो भी ड्राइंग है, आपका जो भी प्रपोजल था आपने गवर्नमेंट को दिया था वो अप्रूव्ड है कि नहीं, वो मुझे दिखा दीजिए। और टैक्सेस, जैसे लैंड का टैक्सेस, सारे स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर ने भरा है कि नहीं भरा वो देखना होता है। जैसे आपने लैंड परचेज किया तो लैंड परचेज में जो स्टैम्प ड्यूटी था वो प्रॉपर तरीके से भरा गया है, उसकी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं उस बिल्डिंग के नाम पे, वो हमको देखना पड़ता है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, जैसे बिल्डिंग प्लान अप्रूवल में मैं आपको बताऊं, आजकल फायर डिपार्टमेंट चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर फायर डिपार्टमेंट के साइड से भी एनओसी लेना पड़ता है। तो क्या वो जो बिल्डिंग प्लान है उसमें फायर डिपार्टमेंट ने आपको एनओसी दिया हुआ है कि नहीं, ये भी हमें बहुत केयरफुली चेक करना पड़ता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो लोकल अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी नगर पालिका में आती है तो मेरी जो लोकल अथॉरिटी है क्या उसने उसे एनओसी दिया हुआ है, क्या बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर तरीके से, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद कॉपी ऑफ रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड,
मतलब जो ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन किया गया है वो कहीं एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं था जिसके ऊपर बिल्डिंग बना दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लॉट बनाने की परमिशन कभी भी नहीं देती है जब तक उसे प्रॉपर तरीके से लीगल वे में उस प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर से कॉमर्शियल यूज में न कन्वर्ट किया गया हो। तो उसे कन्वर्ट कराना पड़ता है, क्या बिल्डर ने वो करवाया है वो आपको देखना जरूरी होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको सोसाइटी जहाँ पे आप फ्लैट ले रहे हो वहाँ से मिलता है। वो सोसाइटी एक एनओसी सर्टिफिकेट बना के देती है कि भाई हाँ ठीक है ये बंदा परचेज कर रहा है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदा अगर घर लेता है हमारे बगल में रहता है, तो इस चीज़ का भी हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो चाहे आप सैलरी होल्डर हो। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि कैसे किस चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।